नमस्कार, मैं डॉक्टर नम्रता शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज भैंसमा, कोरबा से। मैं आज आपको बीए फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड मानव भूगोल के आखिरी यूनिट का आखिरी हिस्सा प्रदूषण के बारे में एक लेक्चर दूंगी। इसमें सबसे पहले हम केवल वायु प्रदूषण को लेंगे। पर वायु प्रदूषण पढ़ने से पहले हम जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण भी पढ़ेंगे। परंतु वायु प्रदूषण पढ़ने से पहले हम प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में चर्चा करें। पर्यावरण के किसी भी तत्व में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरणीय प्रदूषण, पर्यावरण मतलब जो हमारे चारों तरफ है, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो या फिर सांस्कृतिक रूप से। सांस्कृतिक मतलब जिसको हम बनाते हैं, हमारे नगर, हमारे सड़क, ये सब, हमारे घर, ये सब सांस्कृतिक कहलाता है। भौतिक प्रदूषण जो वह है जो भौतिक रूप से विद्यमान है, उसमें होने वाला प्रदूषण भौतिक प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, ये तीन भौतिक प्रदूषण के प्रकार हैं और यही मेन हमारे कोर्स में है। परंतु आपको ये जानना भी जरूरी है कि सांस्कृतिक प्रदूषण क्या होता है। आर्थिक प्रदूषण, जिसमें गरीबी और बेरोजगारी है, ये आर्थिक प्रदूषण है। धार्मिक प्रदूषण, जो धार्मिक कारणों से दंगे होते हैं, ये धार्मिक प्रदूषण है। जातीय प्रदूषण छूत है। राजनीतिक प्रदूषण युद्ध के रूप में सामने आता है। और सामाजिक प्रदूषण है चोरी, डकैती आदि। ये भी मानव जीवन पर प्रभाव डालते हैं, परंतु हमारे कोर्स में केवल भौतिक प्रदूषण के बारे में है, वायु, जल और मृदा प्रदूषण। चलिए आगे अब हम वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? वायु में ऐसे बाह्य तत्वों की उपस्थिति जो मानव स्वास्थ्य हेतु हानिकारक हो, वायु प्रदूषण कहलाता है। अच्छा, मानव स्वास्थ्य के ही साथ नहीं, सारे जीव जगत के स्वास्थ्य के लिए, जीव जगत के लिए जो हानिकारक हो, वायु प्रदूषण कहलाता है। प्राकृतिक प्रदूषक क्या क्या है? जो प्रदूषण करते हैं वो प्रदूषक कहलाते हैं। प्राकृतिक प्रदूषक क्या क्या है इसमें? ज्वालामुखी से निकली हुई धूल, राख, विभिन्न प्रकार की गैसें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन वगैरह हैं, इन्हें धुएं के साथ में निकलते हैं। दूसरा, वनस्पति से निश्चित जल वाष्प, परागकण और कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा है पृथ्वी से निकलने वाला धूल, मिट्टी के कण। ये प्राकृतिक प्रदूषक है। इनसे हालांकि अपेक्षाकृत असर कम पड़ता है। केवल कहीं कहीं हमको देखने को मिलता है, जिससे परागकण से एलर्जी वगैरह की घटनाएं होती, खास करके बेंगलोर वगैरह क्षेत्रों में जैसे देखने को मिलता है। ज्वालामुखी से निकलने वाला उसी क्षेत्र में उस पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में ही ये चीज देखने को मिलता है। अब आगे मानव जनित, जो ज्यादातर वायु प्रदूषण का कारण बनता है। वायु प्रदूषण का जो मानव जनित प्रदूषक कौन कौन से हैं? गैसीय प्रदूषक के रूप में है और कणकीय प्रदूषक के रूप में। गैसीय प्रदूषक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वनस्पति बाहर निकालती हैं। ईंधन दहन, जो हम लकड़ी, कोयले जलाते हैं। उद्योगों, हर उद्योग से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और हर वाहन से भी धुएं के रूप में जो निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रहते हैं। दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक है। ये इसमें जो अच्छे से कार्बन नहीं जला रहता है, वो अनबर्न कार्बन की स्थिति में रहता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी जीवाश्म ईंधन दहन से होता है। ये खास करके हमको झोपड़ी में देखने को मिलता है, जब धुआं धुआं और सफोकेशन वाली कंडीशन आती है। तेल और धातु शोधक शालों में ये देखने को आता है और स्वचालित वाहनों में भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। अब सल्फर के ऑक्साइड्स,
उद्योग, ताप विद्युत ग्रहों, तेल शोधन संयंत्रों और स्वचालित वाहनों से सल्फर के ऑक्साइड्स निकलते हैं। यह भी मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये ताप बढ़ाने में बहुत सहयोग देते हैं। ताप विद्युत ग्रह से निकलता है, स्वचालित वाहनों से निकलता है और वायुयान से निकलता है, जो तापमान को बढ़ाने का काम करता है। अब मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये धान की कृषि और पशुपालन से मीथेन गैस निकलती है। फ्रिज, एसी और विद्युत जो यंत्र हैं, उनको जब हम उपयोग में लाते हैं तो उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी निकलती है। कण की प्रदूषक के रूप में हम आते हैं राख, धूल, खनन, जो हवा में हमको उड़ते हुए दिखाई देते हैं। राख के कण, धूल के कण जो मिट्टी से आते हैं, राख के कण उद्योगों से आते हैं, खनन से जो कोयले या अन्य एस्बेस्टस या तांबे, ये सब के जो खनन कार्य होता है तो उससे जो बाहर निकलता है वो खनन में से होते हैं। अब ये वायु प्रदूषण का हम एक चित्र आपको दिखा रहे हैं। ये एक औद्योगिक क्षेत्र का है और ये ताप विद्युत संयंत्र का मैंने चित्र लिया है, क्योंकि यहाँ कोयले का ढेर है और साथ ही यहां से देखिए आप धुआं किस तरह से निकल रहा है, जैसे बादल है, आपको इस तरह का एहसास होता है। ये राख के रूप में गैसों के साथ कोयले के जले हुए कण निकल रहे हैं। अब वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या पड़ता है? वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के कारण, सल्फर के ऑक्साइड्स के कारण, मीथेन के कारण। इन सब के कारण क्या होता है? वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है। औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की गैसें और निकलने वाले अन्य बारीक कण मिलकर स्मोक का निर्माण करते हैं। ये भी बहुत जहरीले रहते हैं, विषैले रहते हैं। सल्फर के ऑक्साइड्स जहां ज्यादा निकलते हैं, ये वायुमंडल में पहुंच के बादल जब वर्षा करते हैं तो अम्ल वर्षा के रूप में ये हमको दिखाई देते हैं। अम्ल वर्षा की घटनाएं केरल वगैरह में आप लोगों ने पढ़ी ही होगी। स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव ज्यादातर जो सांस संबंधित बीमारियां हैं, अस्थमा हो गया, आपका सफोकेशन वाली कंडीशन हो गई, इसके अलावा फेफड़े का कैंसर, ये सब वायु प्रदूषण के कारण होता है। हम चूंकि कोरबा क्षेत्र में निवास करते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि यहाँ अस्थमा का प्रॉब्लम छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा दिखने को मिलता है। यहाँ के अधिकांश व्यक्ति अस्थमा पीड़ित हैं। अब वनस्पतियों पर दुष्प्रभाव, वनस्पतियों पे कैसे दुष्प्रभाव पड़ता है? आप सभी छोटी क्लास में पढ़े हैं कि स्ट्रोमेटा होते हैं, जो ये पत्तियों के निचली सतह पर, ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, निचली सतह पर अपेक्षाकृत ज्यादा होते हैं। इनसे वाष्पोत्सर्जन होता है। ये वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता जब इन बारीक छिद्रों के ऊपर कार्बन या राख के या धूल के कण बैठ जाते हैं। हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें मौजूद क्लोरोफिल से होती है, परंतु अगर ये कोयले के ढेर से कोयले की परतों से ढके रहते हैं, कोयले के बारीक चूर्णों से ढके रहते हैं, तो ये प्रक्रिया भी इसमें क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये वनस्पतियों पर इस प्रकार प्रभाव पड़ता है। वायु गुणवत्ता हेतु पर्यावरण नियोजन और प्रबंधन, प्लानिंग और मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल प्लानिंग और मैनेजमेंट किस प्रकार है? चिमनी की ऊंचाई बढ़ाई जाए। जितनी ज्यादा ऊंची चिमनी रहेगी तो नीचे गिरने वाला जो जहरीला, चाहे वो कनकी पदार्थ के रूप में हो या गैस, ये अपेक्षाकृत कम होगा, वो दूर तक वायुमंडल में फैलेगा। और चिमनी की ऊंचाई सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर के ऑक्साइड्स के अनुसार निर्धारित की जाती है। उद्योगों में
बैग फिल्टर, साइक्लोन सेपरेटर, ईएसपी जैसे उपकरण लगाए जाते हैं जो इनको इन कणकीय पदार्थों को खींचने का काम करते हैं, वायुमंडल में कम जाएंगे उनको खींचने का काम करते हैं। नई तकनीकियों का प्रयोग, जो सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन रहे हैं, ये ना बने तो इनका केमिकल ये और कुछ इसमें डालकर, जैसे चूने के पत्थर को भी कोयले के साथ जलाकर राख की मात्रा कम की जाती है। इस तरह का नई तकनीकी विधियों का भी प्रयोग करना चाहिए। जल छिड़काव, हम सड़क में कहीं पे भी निकलते हैं, बहुत अधिक धूल वाला क्षेत्र होता है, उसमें अगर जल छिड़काव हो जाता है तो धूल क्या हो जाती है, बैठ जाती है। वैसे ही जल छिड़काव, जहां कोयले के बारीक चूर्ण वायुमंडल में हो, जहां धूल के बारीक चूर्ण वायुमंडल में हो, चाहे वो सड़क क्यों ना हो, वहां जल का छिड़काव थोड़े थोड़े अंतराल पे होना आवश्यक है, उसको दबाने के लिए। नेक्स्ट, वृक्षारोपण। वृक्षारोपण हम अच्छे से जानते हैं कि वृक्षारोपण होगा तो वायु अपने आप थोड़ा शुद्ध होने लगेगी, तापमान भी कमी आने लगेगी। वाहनों का उचित रख रखाव, आप अक्सर देखे होंगे कि ट्रक वगैरह, खास करके ट्रकों में ये कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है कि उनका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करते हैं, तो जो काला धुआं के रूप में निकलता है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रहती है, तो उनका वाहनों का भी बीच बीच में सर्विसिंग होनी चाहिए, बीच बीच में उसके ये आप ध्यान दें कि क्या कंडीशन ऐसी तो नहीं है कि हमारे से पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है या गलत हम वातावरण को खराब कर रहे हैं, इसको देखने के लिए भी तो वाहनों का उचित रख रखाव करना चाहिए। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग, हम देखते हैं कि भारत में ज्यादातर ऊर्जा या विद्युत ताप विद्युत संयंत्रों से प्राप्त होती है। यहाँ विंड एनर्जी, यहाँ सोलर एनर्जी, इसका अधिक से अधिक प्रयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। इनसे पॉल्यूशन की घटनाएं नहीं होंगी, क्योंकि कोयला भी एक ऐसा संसाधन है जो एक समय बाद समाप्त होने वाला है। और लास्ट में है जन जागरण। हम खुद जब तक लोगों को जागृत नहीं करेंगे, हम स्वयं जागृत नहीं होंगे, वायु प्रदूषण को हम नहीं रोक पाएंगे। धन्यवाद।